नमस्कार। न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां खबर का हर चैप्टर बड़े विस्तार से खोलता हूं और उनकी क्लास लगाता हूं जिनकी क्लास लगनी जरूरी है। खबर आपको इतनी डिटेल में बताता हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी और उस अंदाज में बताता हूं जिसकी वजह से कहता हूं कि ये न्यूज का फैमिली शो है। बड़ों को भी न्यूज समझ में आएगी, खबर समझ में आएगी और बच्चों को भी आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो अटेंडेंस लगाइए, शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले आपको बता दूं आज पाठशाला में क्या लेकर आया हूं। यूक्रेन युद्ध का सबसे जरूरी चैप्टर लेकर आया हूं। आज उसको खोलूंगा और आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर की चर्चा क्यों बहुत जरूरी है। आपके लिए यूक्रेन के वो वीडियो लेकर आया हूं जो भारत के लिए एक सबक है। साथ ही आज आपको पाठशाला में बताऊंगा भारत में डॉक्टर बनने के सपने का टेस्ट किया तो क्या मिला, क्योंकि यहां तो सबको इंजीनियर डॉक्टर बनना था। आज थोड़ा रेशियो कम हुआ है लेकिन फिर भी डॉक्टर बनने का सपना बड़ा इंपॉर्टेंट है। विदेश में मेडिकल पढ़ने की मजबूरी का चैप्टर खोलूंगा तो आपको पता चलेगा कि यूक्रेन गए ये छात्र क्यों गए थे और विदेश में पढ़ाई की मजबूरी का मोदी के पास इलाज क्या है, यह भी आज सामने रखेंगे। ममता बनर्जी से पूर्वांचल में अखिलेश को कितने वोट मिलेंगे, कितने कटेंगे, यह भी आज आपको बताऊंगा। यूपी में छठे चरण का मतदान हो गया है, वहां से क्या खबर है, यह भी आपके सामने रखूंगा। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले आज पाठशाला में सोशल साइंस की क्लास। पाठशाला में सबसे पहले यूक्रेन युद्ध से मिले एक बड़े सबक का चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं। किसी भी सलाह या चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ना इसका मजाक उड़ाना चाहिए। यूक्रेन युद्ध से यही सबसे बड़ा सबक मिलता है, क्योंकि जिसने भी यह किया वो मुसीबत में फंसा। यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों के साथ यही हुआ। बड़ी संख्या में ऐसे छात्र थे जो किस्मत वाले थे और उन्हें ज्यादा संघर्ष किए बिना निकाल लिया गया, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे छात्र भी थे जिन्हें यूक्रेन से निकलने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। सरकार ने कोशिशें की तो वो कोशिशें आसान नहीं थी, बीच युद्ध में लोगों को बचा बचा कर लाना। इनमें से जिन छात्रों को निकाला गया उनमें से कुछ ने बहुत कष्ट भी सहे, लेकिन ये हालात बनते ही नहीं अगर युद्ध की चेतावनी और युद्ध के खतरे को हल्के में न लिया जाता। और मैं ये बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं। देखिए, देश में सरकार है, सवाल पूछिए। आप वोट देते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन देश के नागरिक के तौर पर हमारी आपकी कोई जिम्मेदारी भी तो है। जब सरकार कह रही थी, एडवाइजरी जारी कर रही थी कि वहां से निकल आओ, अगर उसी वक्त भारतीय यूक्रेन से निकल जाते, पूरी दुनिया एडवाइजरी जारी कर रही थी, तभी भारतीयों ने सुना होता, तो आज आपके बच्चे वहां फंसे हैं, इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती। दुनिया भर के नेता कह रहे थे कि रूस हमला करेगा, पूरी दुनिया की मीडिया लगातार अपडेट दे रही थी, खुद भारतीय मीडिया हफ्तों से पल पल की अपडेट दे रही थी, लेकिन यूक्रेन में कुछ भारतीय छात्रों ने कैसे इसे हल्के में लिया, इसका एक वीडियो आपको दिखाता हूं। यह वीडियो सबक है और वीडियो कुछ छात्रों का आया हो, लेकिन बहुतों के मन में यह बात चली और यही नतीजा हुआ कि एडवाइजरी के बाद वहां से निकले नहीं ये लोग। यूक्रेन पर रूस के हमले से 10 दिन पहले का वीडियो है। सुनिए यूक्रेन की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र कैसे युद्ध के खतरे का मजाक उड़ा रहे हैं। अभी तुम सुन रहे हो इंडियन मीडिया में, पहली बात तो इंडियन अपने चैनल देखने बंद कर दो। अपने गूगल पे CNN या BCG की न्यूज़ देखा करो, उससे देखा करो भी रिलायबल क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इंडिया वालों की TRP चल रही है। वॉर जब तक नहीं होगा, जब तक यूक्रेन नेटो के अंदर मतलब फाइनल नहीं करेगा कि हम नेटो के अंदर आना चाहते हैं, जब तक कोई वॉर का कोई चांस नहीं है। युद्ध शुरू होने के 10 दिन पहले यह युवा छात्र जो वहां पढ़ाई करने गया है, जिसके पास कोई अनुभव नहीं है युद्ध को एनालाइज करने का, जिसके पास कोई अनुभव नहीं है कूटनीति को एनालाइज करने का, जिसके पास दुनिया भर में देशों के बीच क्या चल रहा है इसको तय करने और समझने की कोई सोच और समझ नहीं है, वो वीडियो बनाकर बाकियों से कह रहा है कि ये चैनल मत देखो, वो मत देखो, कोई युद्ध नहीं होने वाला है। युद्ध से 10 दिन पहले, और ये वीडियो तो आ गया। ऐसे कई वीडियो बने होंगे, ऐसे कई चर्चाएं हुई होंगी चाय पर दोस्तों से बात करते हुए, कुछ नहीं होने वाला यार, बैठो यही, मीडिया तो ऐसे ही कर रही है।
यह सब तब हो रहा था जब युद्ध का पूरा माहौल बन चुका था, जब दुनिया के बड़े बड़े देश युद्ध की तारीख बता रहे थे और यह करीब करीब तय लग रहा था कि पुतिन यूक्रेन पर 100% हमला करेंगे। जब इस तरह का कोई संकट होता है तो दुनिया भर की सरकारें अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करती हैं। भारत ने भी ऐसा ही किया और भारत ने एडवाइजरी जारी करके क्या बताया आपको देखना चाहिए। चर्चा बहुत होती है कि बच्चों को वहां से निकालना जो है वो आपकी जिम्मेदारी है, ये है वो है, नहीं है। बतौर नागरिक हमारी कोई जिम्मेदारी होगी। जो एडवाइजरी जारी की सरकार ने कि भैया वहां खतरा है, निकल आइए। युद्ध शुरू हुआ 9 दिन पहले पहली एडवाइजरी आई थी 15 फरवरी को पहली एडवाइजरी, ठीक है, यह है फर्स्ट, ठीक है। 15 फरवरी 9 दिन पहले युद्ध शुरू नहीं हुआ, सरकार ने कहा ठीक नहीं लग रहे हालात, आप निकल आइए। भारतीयों को यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी की गई, किसी को फर्क नहीं पड़ा। ये लड़के बना रहे थे वीडियो, अभी और वीडियोस दिखाऊंगा। कुछ नहीं होने वाला, इन लोग को समझ में नहीं आता है, सब इन्हीं को समझ में आ रहा था। फिर आया 20 फरवरी सेकेंड एडवाइजरी। भारतीयों को तुरंत यूक्रेन से निकल जाने की सलाह दी गई। सरकार कहती रही, इधर अनसुना किया जाता रहा। फिर 22 फरवरी को तीसरी एडवाइजरी जारी हुई। यूक्रेन से भारत के लिए अतिरिक्त फ्लाइट्स के बारे में बताया गया कि और एक्स्ट्रा फ्लाइट्स चला रहे हैं, प्लीज निकल आइए। कुछ लोग निकले, ज्यादातर नहीं निकले। 22 फरवरी को ही चौथी एडवाइजरी भी आई, फोर्थ, उसी दिन। हालात चूंकि बदलते जा रहे थे, स्टूडेंट से यह कहा गया कि सुरक्षा को देखते हुए यूक्रेन से निकल जाना चाहिए, इसके लिए यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल नोटिस का इंतजार मत कीजिए। फिर भी सब वहीं बैठे रहे। 24 फरवरी युद्ध शुरू होने के दिन 5वीं एडवाइजरी भी आ गई, 24 फेब को, 5th एडवाइजरी। एयर स्पेस बंद होने की जानकारी दी गई। भारतीयों को यूक्रेन से निकलने के लिए वैकल्पिक इंतजाम की जानकारी दी गई कि भारत नहीं आ सकते, कम से कम यूक्रेन से निकल जाइए। हेल्पलाइन नंबर बढ़ाने की जानकारी दी गई। जो जहां है वहां रहने की हिदायत दे दी गई कि भाई अभी पता नहीं क्या हो। यानी भारत सरकार लगातार यूक्रेन के हालात पर वहां रह रहे भारतीयों को जानकारी देती रही। इसके बावजूद बहुत से लोग इसे हल्के में ले रहे। एडवाइजरी ऐसे ही जारी नहीं होती भाई, कागज का टुकड़ा नहीं है कि बंद किया है, सुनो एक काम करते हैं, खाली बैठे हैं, एडवाइजरी जारी कर देते हैं। लेकिन हमारे यहां तो सबको हल्के में लेने की आदत है। मीडिया बेवकूफ, सरकार को गाली देनी है, एक्सपर्ट आप ही बने हुए हैं। मैं छात्रों को सीधा दोष नहीं दे रहा हूं, चलिए आपकी समझ कम है, लेकिन अगर समझ कम है तो दूसरों की समझ को क्वेश्चन तो मत कीजिए। माता पिता का मजाक मत बनाइए। एक मतलब होता है भाई एडवाइजरी का। हम इन छात्रों को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन यह कहना बहुत जरूरी है कि इस तरह के हालात से सबक लेना चाहिए ताकि आगे ऐसा ना हो, इस तरह का संकट दोबारा ना हो, मजाक उड़ाने वाला रवैया ना चले, क्योंकि हर बात मजाक नहीं होती। कुछ लोग हमें कह सकते हैं कि भाई हम जो है वो मीडिया जो है वो इस तरीके से बोलती है, क्या करें। अरे मीडिया भी भगवान नहीं है, जो चीज लगती है वो बताती जाती है, अनुभव से बताते हैं हम लोग भी। कई बार वो नहीं हुआ, जैसे कई बार क्या होता है, कहा आतंकवादी के लिए क्या कहा जाता है, उसको हर बार सफल नहीं होना होता है, एक बार होना होता है। सिक्योरिटी फोर्सेस को हर बार कामयाब होना होता है। तो मीडिया जो है हर बार अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है। कभी कभी कुछ चीजें नहीं होती है जैसा कहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हवा में टीआरपी के लिए सब हो रहा है और युद्ध जैसी चीज टीआरपी के लिए कर देंगे। और सरकार भी टीआरपी के लिए कर रही है। आपके माता पिता चिंतित हो रहे थे टीआरपी के लिए। यूक्रेन के हालात को कैसे हल्के में लेने की गलती की गई, इसका एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। 15 फरवरी को विदेश मंत्रालय की तरफ से यूक्रेन छोड़ने की हिदायत दी गई। 16 फरवरी को यूक्रेन की मेडिकल यूनिवर्सिटी में कुछ छात्र वीडियो बनाकर युद्ध के खतरे से जुड़े अलर्ट्स का मजाक उड़ा रहे थे। देखिए भाई अपन चले यूनिवर्सिटी, वापस आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, मजाक कर रहे हैं ऐसा क्या। बिकॉज इफ यू नो व्हाट आई मीन, इंडियन मीडिया में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, 16 को वो रहा देख ले, वो वाले दिन हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, डेडिकेशन देखो, ऐसे करते हैं एमबीबीएस। कुछ नहीं हुआ, 16 फरवरी आधी तो ऐसी निकल गई, आधी जितनी बची है वो भी क्लास में निकल जाएगी, बाकी घर जाके सो जाना, कुछ नहीं होना। और क्या नाम वो होने लगा था, रशिया ने वापस ले लिए टैंक्स, उसका बारे में कुछ
सब बकवास है, कुछ नहीं है। मीडिया कह रही है मैं तो अपनी टीआरपी बढ़ाऊंगा, आज ही बस बढ़ानी है। अभी यही हमें मसाई तो कोई न्यूज मिली है, मिलती तो है नहीं, अब मिली है इसी कोई खींच लेते हैं, बस यही सब चल रहा है। पता तो है ही है। बस हाँ कुछ भी नहीं है, बस वही था कि पेरेंट्स भी ज्यादा पैनिक हो गए। उम्मीद पे खरे नहीं उतरे रशियंस। आपको अब मन था देखने का, थ्रिल, बहुत ज्यादा, बट नहीं हो पाया। हाँ, थ्रिलिंग हुआ नहीं, तूफानी। बस तो टैंक्स वगैरह वापस ले लिया हमने सुना है। टैंक्स, हाँ नॉर्दर्न वाली साइड पे हैं, पर अभी भी बेलारूस साइड पे हैं अभी। क्या था आपको उसने? हाँ, पुतिन चाचा है हमारे ना। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहाँ पे हमें न्यूज़ आ रही है कि रशिया इन्वेड कर जाएगा आज रात को 9 बजे, 10 बजे, 1 बजे, 1 घंटा 20 मिनट बाद। और हाँ और यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आ रही है, स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, डांसिंग एक्सेट्रा, यू कैन मैसेज मी। तो वॉर की कोई टेंशन नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटी से कोई नहीं है ऐसा कि कोई टेंशन ही नहीं है बस। तो भाई देख लो, हमें नहीं है दिक्कत, तुम्हें दिक्कत हो रही है इंडिया बैठे, तो कोई सीन नहीं है भाई। छोड़ दो, हर जो इंडिया जाने की सोच रहे जिन्हें टिकट बुक होगी वो चले जाओ, बाकी मत जाओ भाई, कुछ भी नहीं, सीन ही नहीं है कुछ। मीडिया का मजाक उड़ाया गया कि वो तो यूक्रेन युद्ध पर टीआरपी ले रहा है। रूस का मजाक उड़ाया गया कि पुतिन कुछ नहीं करने वाले। यूक्रेन का भी मजाक उड़ाया गया कि वहां की यूनिवर्सिटीज को भी जब परवाह नहीं तो दूसरे क्यों परवाह करें। पेरेंट्स की टेंशन को भी हल्के में लिया गया कि वो परेशान हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन छात्रों से, आपको पता है मीडिया कैसे काम करती है? एक सिस्टम, एक कल्चर बन गया है मीडिया को गाली देने का। ठीक है, मीडिया में कमियां हैं, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन कभी मीडिया में काम करके देखिए कि हमारी जिंदगी क्या होती है। जिस दिन आप छुट्टी मनाते हैं ना, हम लोग काम करते हैं, लड़का हो लड़की हो, रात रात भर काम करते हैं। बड़ी खबर हो, आप वहां आज कह रहे हैं हमको निकाल लो। मीडिया के साथ ही आपके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दुनिया के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां जान जोखिम में डाले हुए हैं। मीडिया का मजाक उड़ाने से पहले सोचिए मीडिया क्या करती है, हम लोग किस जोखिम में काम करते हैं। जब कोरोना काल में दुनिया घर में थी, मीडिया ही रिपोर्ट कर रही थी कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है और किसको क्या दिक्कत आ रही। फैशन बन गया है मीडिया को गाली दे देना है। और आप वीडियो बनाकर ये कह रहे हो कि टिकट हो गया तो चले जाओ, जिसका नहीं हुआ उसको जाने की जरूरत नहीं। आप सबसे बड़े एक्सपर्ट बैठे हो, चलो आपस में चर्चा कर लेते। वीडियो बनाकर दूसरों को भी प्रभावित कर रहे हो। कोई नहीं जा रहा, हमको जाने की क्या जरूरत है। एक बार ये वीडियो फिर से देखिए और इसकी गंभीरता को समझिए। भाई अपन चले यूनिवर्सिटी, वापस आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, मजाक कर रहे हैं ऐसा क्या। बिकॉज इफ यू नो व्हाट आई मीन कि इंडियन मीडिया में क्या चल रहा है, हर जगह क्या चल रहा है। 16 को वोर है, देख ले वोर वाले दिन हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। डेडिकेशन देखो, ऐसे करते हैं एमबीबीएस। कुछ नहीं हुआ, 16 फरवरी आधी तो ऐसी निकल गई, आधी जितनी बची है वो भी क्लास में निकल जाएगी, बाकी घर जाके सो जाना, कुछ नहीं होना। और क्या नाम वो होने लगा था, रशिया ने वापस ले लिए टैंक्स, उसका बारे में कुछ सब बकवास है, कुछ नहीं है। मीडिया कह रही है मैं तो अपनी टीआरपी बढ़ाऊंगा, आज ही बस बढ़ानी है। अभी यही हमें मसाई तो कोई न्यूज मिली है, मिलती तो है नहीं, अब मिली है इसी कोई खींच लेते हैं, बस यही सब चल रहा है। पता तो है ही है। बस हाँ कुछ भी नहीं है, बस वही था कि पेरेंट्स भी ज्यादा पैनिक हो गए। उम्मीद पे खरे नहीं उतरे रशियंस। आपको अब मन था देखने का, थ्रिल, बहुत ज्यादा, बट नहीं हो पाया। हाँ, थ्रिलिंग हुआ नहीं, तूफानी। बस तो टैंक्स वगैरह वापस ले लिया हमने सुना है। टैंक्स, हाँ नॉर्दर्न वाली साइड पे हैं, पर अभी भी बेलारूस वाली साइड पे हैं अभी। क्या था आपको उसने? हाँ, पुतिन चाचा है हमारे ना। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहाँ पे हमें न्यूज़ आ रही है कि रशिया इन्वेड कर जाएगा आज रात को 9 बजे, 10 बजे, 1 बजे, 1 घंटा 20 मिनट बाद। और यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आ रही है, स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, डांसिंग एक्सेट्रा, यू कैन मैसेज मी। तो वॉर की कोई टेंशन नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटी से कोई नहीं है ऐसा कि कोई टेंशन ही नहीं है बस। तो भाई देख लो, हमें नहीं है दिक्कत, तुम्हें दिक्कत हो रही है इंडिया बैठे, तो कोई सीन नहीं है भाई। छोड़ दो, हर जो इंडिया जाने की सोच रहे जिन्हें टिकट बुक होगी वो चले जाओ, बाकी मत जाओ भाई, कुछ भी नहीं, सीन ही नहीं है कुछ। वॉर इन लोगों को थ्रिल देता है। युवा है ना, अभी समझ में नहीं आता कि एक युद्ध क्या छीन लेता है। पेरेंट्स की चिंता जो है वो ऐसे ही लगती है कि माँ बाप तो ऐसे ही टेंशन ले रहे हैं टीवी देख देख। अभी पिता माँ बने नहीं है ना, तो समझ में नहीं आता है, सब बकवास लगता है। युद्ध में थ्रिल, पुतिन चाचा, और अब मोदी जी बचा क्यों नहीं? देश कहां है हमारा?
बात सिर्फ इन छात्रों की नहीं है। उस वक्त ज्यादातर लोग इसी मोड में थे, कुछ नहीं होगा, और इसी सोच की वजह से बड़ी मुसीबत आई। इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार या स्थानीय मशीनरी या किसी विश्वसनीय संस्था के एडवाइजरी को हल्के में मत लिया कीजिए। सरकार, मीडिया, सबको गाली देने का जो एक कल्चर बन गया है ना इस देश में, वो ध्वस्त होना चाहिए, क्योंकि उसका नुकसान अल्टीमेटली आपको होता है। जो एडवाइजरी जारी करने के पीछे एक्सपर्ट होते हैं, वो जो एक्सपर्ट होते हैं वो हालात को समझते हैं, संबंधित विषय की जानकारी रखते हैं, अपनी जिंदगी उसमें खपाते हैं। आतंकी हमले से जुड़ा अलर्ट हो, युद्ध से जुड़ा अलर्ट हो, ऐसे अलर्ट बहुत सोच समझकर जारी किए जाते हैं। इन्हें जारी करने वाले विभाग या संस्था बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं। एडवाइजरी जारी करने के पीछे पुख्ता सोर्सेज होते हैं। 16 फरवरी को यूक्रेन में जो भारतीय छात्र युद्ध का मजाक बना रहे थे ना, जो भारतीय मीडिया पर यह आरोप लगा रहे थे कि वो युद्ध की गलत खबरें दिखा रहा है, उन्हें वक्त पर यूक्रेन न छोड़ने की वजह से कितनी परेशानी हुई आपको यह भी जानना चाहिए। उनकी जान पर बनाई, वो अब बंकर में शरण ले रहे हैं। वो अब ये कह रहे हैं कि हर साइड की बात सुननी चाहिए। देखिए, एटलीस्ट तुम बंकर में हो, तुम सेफ हो ना। कोई भी डिसीजन ऐसा किसी एक साइड की बात सुन के मत लो, सारे साइड के पहले एनालाइज करो, फिर तुम्हें जो ठीक लगता है एट लास्ट तुम वही करोगे भाई। फिर तुम्हें जो ठीक लगे एट लास्ट तुम वो करो। मैं इतना बोल सकता हूँ, अभी सिचुएशन नहीं है, जो भी तुम्हारा सेफ प्लेस है, सिर्फ एक छत है ना भाई, वो भी तुम्हें बचा लेगी। हम वॉर जोन के सबसे पास हैं, ठीक है। रशिया कुछ 40-45 किलोमीटर दूर रशिया का बॉर्डर लगता है, 45 भी ज़्यादा बोल दिया, 40 किलोमीटर कुछ। तो सबसे ज़्यादा खतरे में हम लोग हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा शेलिंग, सबसे ज़्यादा बॉम्बिंग खार्किव में हुई है। भैया घूमा ना वक्त का, समझ आया ना? ये वही लड़का है जो पहले वीडियो बना के कह रहा था, यही भाई साहब। चेहरे पे मुस्कान, कॉन्फिडेंस, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई युद्ध नहीं होगा। दोस्त भी वही कह रहे हैं। अब बंकर में बैठ के कह रहे हैं कि बंकर में हो तो सेफ होना यार, कम से कम इसी की गनीमत करो। समझिए इन बातों को, सीखिए इन बातों से। ऐसा नहीं कि यूक्रेन के मामले में भारत सरकार ने सिर्फ एडवाइजरी जारी करके मुंह मोड़ लिया था और कुछ नहीं किया था। एडवाइजरी के साथ साथ कई और स्टेप लिए गए थे, बावजूद इसके कई लोगों ने इसे नजरअंदाज किया और हालात को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाए। 16 फरवरी 2022 विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में भारतीयों की मदद के लिए उन्हें जानकारी देने के लिए एक कंट्रोल रूम भी सेटअप कर दिया था। युद्ध नहीं होना था, ऐसे मजे मजे के लिए कंट्रोल रूम सेटअप किया होगा। विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि यूक्रेन से कौन कौन सी फ्लाइट ऑपरेट हो रही है, लेकिन इन लोगों को तो थ्रिल देखना था। 16 फरवरी 2022 को भारत की तरफ से एयर बबल एग्रीमेंट के तहत फ्लाइट्स की सीमित संख्या की पाबंदी को भी हटा दिया गया, ताकि यूक्रेन से ज्यादा फ्लाइट्स आ सकें। 18 फरवरी भारत सरकार की तरफ से 22, 24 और 26 फरवरी को यूक्रेन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट्स की घोषणा की गई, ताकि लोग आएं ना। सुनना ही नहीं था। 22 फरवरी यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए 2 भारतीय अधिकारियों को कीव भेजा गया। 22 फरवरी को स्पेशल विमान से 200 छात्र यूक्रेन से भारत लाए गए, और यह सब तब हुआ जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था। आज बतौर भारतीय क्या बोल सकते हैं? काश उस वक्त सुन लिया। यूक्रेन में युद्ध का आज 8वां दिन है। यूक्रेन से ज्यादातर भारतीयों को निकाला जा चुका है। कीव में कोई भारतीय नहीं है। भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। और युद्ध के दौरान, जब युद्ध चल रहा है, उस दौरान सोचिए किस तरह से अब जब आप नहीं निकले, मैं दोषारोपण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि काश उस वक्त आपने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई होती, तो आज सरकार की जिम्मेदारी क्या है ये गिनाने, बताने और समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही। युद्ध के दौरान जब युद्ध चल रहा है, युद्ध के दौरान 30 फ्लाइट्स वहां चल रही हैं, 30 फ्लाइट्स उड़ रही हैं। 6400 भारतीय, 6400 इंडियंस जिनको निकाला गया है। 15 फरवरी को पहली एडवाइजरी से लेकर अब तक, ये युद्ध के दौरान का बता रहा हूं, 15 फरवरी से अब तक वहां से कितने भारतीय निकले हैं? 18,000 भारतीय वापस लौटे। 18,000 भारतीय वापस आए। मामूली बात है।
लेकिन ये जो टेंशन वाला समय रहा, किसका बच्चा लौट पाएगा, किसका नहीं लौट पाएगा, माँ बाप रात भर सो नहीं पा रहे थे, वो सब नहीं होता अगर ये मजाक बनाने का सिस्टम नहीं चलता, चीजों को गंभीरता से लिया जाता। जिन्होंने एडवाइजरी की बात नहीं सुनी, जिन्होंने युद्ध के माहौल का मजाक बनाया, वो बड़ी मुसीबत में फंसे। वो युद्ध का मोहरा बन गए, वो युद्ध में ढाल बन गए। यूक्रेन से निकाल कर लाए गए भारतीय स्टूडेंट्स ने जो आप बीती सुनाई, वो भी सुनिए और समझिए कि किस तरह के खतरे से निकलकर वो देश लौटे। जब बॉर्डर पे थे तो वो लोग हमारे सामने बुलेट्स डॉच कर रहे थे, हमें पैर से मार रहे थे। बैरिकेड्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो बैरिकेड्स पे लात मार रहे थे। और जैसे हम लोग हल्का सा क्रॉस कर रहे थे ना सर, हल्का सा, तो वो लिटरली ऐसे आपको पकड़ेंगे जैकेट से और ऐसे फेंक के मार रहे थे, रश कर रहे थे इतनी तेज। तो हमें तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा डर लगा। एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पैरों में जान नहीं थी, तब भी मैं भाग भूग के क्रॉस कर गया। जैसे ही मैं क्रॉस करने लगा तो एक सोल्जर मेरे लेफ्ट था, एक राइट था, उसने ऐसे गोली डॉच की कि मेरे यहाँ से निकली सर, बिल्कुल लिटरली मेरे को याद है कि यहाँ से निकली। आवाज तो कान में तेज आती है, फ्रिक्वेंसी बहुत तेज थी। बहुत मुश्किल में मैं ऐसे एक बार लेफ्ट भागा, फिर राइट भागा और बच्चों के झुंड में घुस गया ताकि सेफ रहूं। यूक्रेन की जो इस वक्त फौज थी, उनका किस तरह का रवैया था भारतीयों के साथ? सर उनका रवैया बहुत सर रूडली बिहेव कर रहे थे, स्पेशली सर गर्ल्स के साथ उन्होंने मतलब मारपीट करी, जूतों से मारा था, बाल पकड़ के घसीट रहे थे उनको। सर उनका रवैया बहुत गंदा था इंडियन स्टूडेंट के आप प्रति। जब बॉर्डर्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो तो क्या उसमें रोका जा रहा है या क्या स्थिति हो रही है? जी सर रोका जा रहा है। तो 7 से 8 हज़ार स्टूडेंट है सर, उन्होंने फोर्सफुली गेट को तोड़ा तो उनके ऊपर फायरिंग करी गई सर, उनको पीटा गया, बंदूकों से पीछे से मार रहे थे सर। ये सब काम, ये सारा चीजें थी, ये जो बच्चों पे अत्याचार था, वो सारा यूक्रेन की फौज की तरफ से? सर यूक्रेन आर्मी की तरफ से था। सुना आपने? और जो यूक्रेन मसीहा बना घूम रहा है, उसकी हालत देखिए। छात्रों को वहां पर रोक रहा है कि भारत मजबूत देश है भाई, इसके छात्रों को रोक के रखो, तो रशिया को जो है ब्लैकमेल कर पाएंगे कि भारत के छात्र हैं, इन पर गोली मत चला देना, इन पर मिसाइल मत चला देना। मानवता की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हो तुम यूक्रेन। मैं अपने देश के लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं और दूसरे देश के लोगों को रोक रहे हो, छात्रों को रोक रहे हो, तब मानवता गई वहां हवा खाने। और आप समझिए दूसरे देश को क्या फर्क पड़ेगा आपसे, लेकिन अपने देश को पड़ रहा था, इसलिए कह रहे थे कि आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तब आपको लग रहा था मजे में कुछ नहीं होना। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूक्रेन में फंसे भारतीयों ने एडवाइजरी को हल्के में ली, ये कुछ लोगों की आदत में शुमार हो जाता है कि वो किसी भी सलाह या चेतावनी को हल्के में लेने ही लग जाते। जैसे कोरोना के वक्त जब मास्क लगाने की सलाह दी गई तो लोगों ने इसे भी नहीं माना था, नहीं मास्क क्या लगाना, मुझे नहीं होगा कोरोना, मैं अनुलोम विलोम करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैंने आयुर्वेदिक खाना शुरू कर दिया है, मैंने फलाना विटामिन सी खाना शुरू कर दिया है, मुझे नहीं होगा। क्या हुआ? बम्पर कोरोना फैला, लाखों लोगों की मौत हुई। सबकी लापरवाही नहीं रही होगी, लेकिन कईयों की लापरवाही की वजह से कोरोना बढ़ता चला गया। मार्केट की भीड़ मत भूलिएगा क्या रहती थी एडवाइजरी के बावजूद। कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी बार बार यह कहा गया कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, लेकिन कई लोगों ने इसे भी हल्के में लिया। जहां नो पार्किंग का बोर्ड लगा होगा वहीं गाड़ी खड़ी कर देंगे, दीवार पर लिखा होगा यहां शौच मत कीजिए, वहीं खड़े दिखेंगे, यहां मत थूकिए, वहीं थूक देंगे, लिखा होगा यहां फोटो मत कीजिए, नो फोटोग्राफी, वहीं तस्वीर खींचते दिखेंगे। सड़क पर रेड लाइट के जरिए आपको रुकने के लिए सावधान किया जाता है, लेकिन उसी दौरान लोग जैसे ही ऑरेंज देखते हैं, ऑरेंज लाइट का मतलब होता है थोड़ा धीमा कीजिए, अब रेड होने वाला, अब रुकने की तैयारी कीजिए, ऑरेंज देखते हैं और पुश कर देते हैं, भागो रेड होने वाला है। अरे भाई वो रेड पे रुकने के लिए है, रेड होने वाला है इसलिए बिन बिना के भागो, इसके लिए नहीं है। कर रहे हैं ऐसे ही। घर के बड़े बुजुर्ग आपको डेली रूटीन में कई चीजें समझाते हैं, बच्चों को लगता है इनको क्या है, इनको समझ में आता है, ये इनके जमाने में होता होगा। मैं किसी बच्चे को दोष नहीं दे रहा, लेकिन सिर्फ उन बच्चों से ये कह रहा हूं कि ये मानो कि आप बच्चे हो और आपसे जो बड़े हैं, अनुभवी हैं, आपके मां बाप हों, मीडिया में जो काम करते हों, सरकारें हों, सरकार के लोग हों, कभी कभी उनकी सुननी चाहिए। और कोशिश कीजिए कि अगली बार जब ये नौबत आए तो अपनी जिम्मेदारी भी निभाइए। मीडिया क्या करती है, सरकार क्या करती है, जुडिशरी क्या करती है, ये अफसर क्या करते हैं, सब बैठे रहते हैं, किसी को कुछ नहीं आता, सब जो है बेवकूफ हैं।
आप ही स्मार्ट नहीं हैं। आप स्मार्ट हैं, लेकिन आप ही स्मार्ट नहीं हैं। सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी भी है, ये याद रखिए। पाठशाला में अब सोशल साइंस की क्लास का दूसरा चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम देश के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई के लिए बड़ी संख्या में छात्र विदेश जाते हैं। इससे देश का बहुत सारा पैसा बाहर जाता है। भारत में मेडिकल डिग्री लेने के लिए 3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो अच्छे नंबर से नीट पास करके सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, या आखिरी ऑप्शन बचता है कि विदेश चले जाइए। हर साल विदेश जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों का आंकड़ा सुनिए कितना है। विदेश छात्र, मकसद पढ़ाई, मेडिकल की बात कर रहा हूं। मेडिकल कितने छात्र जाते हैं पता है आपको? 20 से लेकर 25,000 छात्र हर साल बाहर जाते हैं, क्योंकि उनको डॉक्टर बनना है। एक तो ये डॉक्टर बनने का सपना ना इतना हावी हो गया है। बनी अच्छी बात है, दुनिया को जरूरत है डॉक्टर्स की, लेकिन थोड़ा सोचिए कि वही बनना है क्या, और अपने सिस्टम में सुधार हो तो और बन जाए अच्छे। बाहर जाकर बनने की जरूरत पड़ रही है, ये दिक्कत की बात लगती है। विदेश जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण, भारत में मेडिकल कॉलेज की सीट जो है वो कम है, तो यहां सीट नहीं मिली तो क्या करेंगे, बाहर जाना पड़ता है। दूसरा कारण है, भारत में मेडिकल एजुकेशन की हाई कॉस्ट, पैसा बहुत लग जाता है। अब आप इतना पैसा सब तो नहीं लगा सकते। मेडिकल सीट की जब कमी की बात करता हूं तो आप देखिए, मेडिकल सीट, इसकी कमी की बात कर रहा हूं, और वो कमी क्या कहती है भाई? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक 2021 में 2021 में जो नीट हुआ, नीट एग्जाम के लिए अप्लाई कितनों ने किया? 16 लाख लोगों ने, 16 लाख ने अप्लाई किया, और सीट कितनी थी आप सोचिए? एमबीबीएस की सीट थी, एमबीबीएस की सीट थी मात्र 88,120। अब आप मुझे बताइए, 16 लाख अप्लाई कर रहे हैं, 1 लाख से भी कम सीट है, बाकी 15 लाख का क्या होगा? यानी एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट लड़ाई लड़ रहे हैं आपको पता है? 18 कैंडिडेट एक सीट के लिए। अब आप मुझे बताइए, एक सीट पर 18 कैंडिडेट, ये वैसे है जैसे सब खड़े हैं, खड़े खड़े पैर दुख गया और एक कुर्सी है और उस पर 18 बैठने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा? मार हो जाएगी। नीट एग्जाम में जो 16 लाख छात्र बैठते हैं, उनमें सिर्फ 8 लाख छात्र ही क्वालिफाई करते हैं। इन 8 लाख स्टूडेंट्स में 88,000 सीटों के लिए फाइट होती है। सोचिए, मेडिकल सीट हासिल करना भारत में जंग लड़ने जैसा है। भारत में एमबीबीएस की पढ़ाई जो होती है, कुल मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 596। सरकारी कॉलेज में 41,388 सीट है, प्राइवेट कॉलेज में 46,732 सीट है। जिन छात्रों को सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में सीट नहीं मिलती, तो पर वो तीसरे विकल्प की तरफ देखते हैं, और वो है विदेश जाकर यूक्रेन जैसी जगह पर एमबीबीएस की डिग्री हासिल करना। जिन जगहों पर सीट आसानी से मिल जाती है, मेडिकल की पढ़ाई सस्ती है, एंट्रेंस टेस्ट भी नहीं देना पड़ता। भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई पर सालाना 10 से 15 लाख रुपए लगते हैं, सालाना। यूक्रेन के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई पर सालाना 3 से 4 लाख रुपए का खर्च है। भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 5.5 लाख के कोर्स का खर्च 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए पहुंच जाता है। यूक्रेन के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में करीब 6 साल के कोर्स का खर्च 20 से 25 लाख रुपए आकर ठहरता है। कहां 25 लाख, कहां 1.5 करोड़। तुम ऐसा क्या पढ़ा दे रहे हो भाई, जिसको 1.5 करोड़ के लिए तुमको लेना पड़ रहा है? जिसके लिए वो 25 लाख में पढ़ा रहा है, तुम 1.5 करोड़ में पढ़ा रहे हो। ये गैप इतना क्यों है? कोई सोचेगा, कोई चर्चा करेगा?
सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए नीट में बहुत अच्छे नंबर चाहिए। अच्छे प्राइवेट कॉलेज में सीट के लिए नीट के अच्छे नंबर के साथ बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। नीट की तैयारी के लिए छात्र कई साल कोचिंग करते हैं। कोचिंग में भी हर साल 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च होता है। वो तो गिनते ही नहीं लोग। बहुत कम छात्रों का नीट एक ही बार में क्लियर होता है। कई छात्र 3-3, 4-4 बार नीट में अपीयर होते हैं। इसलिए छात्रों को लगता है कि नीट की तैयारी में 1 साल बर्बाद करने से अच्छा है कि विदेश में किसी कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लो। भाई वो जो 1.5 लाख 2 लाख 1 साल में खर्च करोगे नीट की तैयारी में, वो विदेश में खर्च कर दो। ये लोगों को लगता है। किस देश में कितने भारतीय मेडिकल छात्र पढ़ रहे हैं? ब्रिटेन में 42,000, जर्मनी में 25,000, यूक्रेन में, चीन में 23,000, यूक्रेन में 18,000, रूस में 16,000, फिलीपींस में 15,000, किर्गिस्तान में 10,000, बांग्लादेश में 5200 और फ्रांस में 1500। सब बाहर जाके पढ़ रहे हैं। इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि बहुत शौक है कि ओ विदेश में पढ़ रहे हैं। नहीं है यहां ना जगह। कहां पढ़ें? डॉक्टर बनना है, सपना है, लेकिन सपने की जगह भी तो हो, मौका भी तो मिले। विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करके आए छात्रों को भारत में प्रैक्टिस के लिए एक एग्जाम पास करना होता है और यह एग्जाम है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन यानी FMGE। 2015 से 2020 के बीच इस टेस्ट में बैठने वाले छात्रों की संख्या 3 गुना बढ़ गई। 2015 में 12,116 मेडिकल ग्रेजुएट FMGE में बैठे। 2020 में 35,774 मेडिकल ग्रेजुएट FMGE में बैठे। देख रहे हैं फर्क? 2020 में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन में अपीयर हुए मेडिकल ग्रेजुएट्स ने किन देशों में पढ़ाई की थी? चीन से पढ़कर आ रहे थे 12,680, रूस से 4,313 ग्रेजुएट हुए, यूक्रेन से 4,258, किर्गिस्तान से 4,156 और फिलीपींस से 3,142। जो छात्र अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड से मेडिकल की पढ़ाई करके आते हैं उन्हें इस एग्जाम में नहीं बैठना पड़ता। लेकिन जो चीन, यूक्रेन और इस तरह के देशों से पढ़कर आते हैं उन्हें फिर FMGE का टेस्ट देना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि इस एग्जाम का एवरेज पास परसेंटेज क्या आपको पता है? 5 साल में, सुनिए, पढ़ के आ रहे हैं लेकिन हालत क्या है देखिए। 5 साल में विदेश से जो पढ़कर आए इन देशों से जिनको FMGE देना पड़ता है, 5 साल में भारत में प्रैक्टिस के लिए जो टेस्ट दिया उसमें 16% पास हुए। मात्र 16%। मतलब विदेश में इतना पैसा खर्च हुआ और पास हुए 16%। मतलब डिग्री तो होगी लेकिन छुरी कैसी चलाएंगे वो आप देख लीजिए। यूक्रेन के मामले में जो यूक्रेन से पढ़कर आए, यूक्रेन से जो आए वो 17% पास हुए। ये यूक्रेन में पढ़ाई की हालत है। अच्छा, सिर्फ यूक्रेन में पढ़ाई का दोष नहीं दे रहा हूं मैं। अब इनमें से कई छात्र ऐसे होंगे क्योंकि वहां एंट्रेंस टेस्ट नहीं होना है तो आप उसके लिए, और यहां नीट क्लियर नहीं हुआ तो आप उस मेडिकल की पढ़ाई के लिए तैयार भी हैं या नहीं, या उसके लिए हैं भी या बने हैं या नहीं, वो भी तो मामला है। चले गए पैसा देके, डिग्री मिल गई लेकिन यहां नहीं पास हुए। रूस के मामले में जो रूस में पढ़ने जाते हैं वहां 20% पास हुए हैं। चीन के मामले में, चीन का तो हर माल ही सस्ता निकलता है, चीन के मामले में 13% पास हुए। अब आप बताइए, यह एग्जाम हर साल 2 बार होता है। इसे यूक्रेन जैसे देशों में मेडिकल की डिग्री लेकर आए ज्यादातर छात्र क्लियर ही नहीं कर पाते क्योंकि वहां पर पढ़ाई तो सस्ती है लेकिन भारत की तरह की अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल पाती। विदेश जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने का कारण कम सीटें और महंगी फीस के अलावा एक बड़ा कारण और है, वो है बिजनेस मॉडल। मेडिकल छात्रों को विदेश भेजकर कमाई का मॉडल भी देश में चल रहा है। भारत के छात्रों को विदेश भेजने के लिए कई एजेंसीज काम करती हैं। ये एजेंसियां चीन, यूक्रेन, रूस के कॉलेज के संपर्क में रहती हैं। मेडिकल छात्रों को विदेश से MBBS का सपना दिखाती हैं। जैसे आप गए, नीट का रिजल्ट देख रहे हैं, वहीं पहुंच जाएंगे, ओहो नहीं हुआ, क्या बात कर रहे हो, डॉक्टर नहीं बनोगे, मैं बनाता हूं, यहां क्या पढ़ोगे, हसीन वादियों में पढ़ो, चलो तुमको लेके चलते हैं। सीट सस्ती है, एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, वहां विदेश में रहोगे सो अलग। सपना दिखाते हैं। एक छात्र भेजने के बदले कमीशन के तौर पर 50,000 से लाख रुपया मिल जाता है।
अब आप वहां पढ़ें न पढ़ें, आकर फेल हो जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एजेंट्स मेडिकल छात्रों को यूक्रेन, चीन, रूस और फिलीपींस भेजते हैं और हर साल जो मैं कह रहा था 20-25 हजार छात्र बाहर जाते हैं, उनका कमीशन सोच लीजिए आप, उसमें से 10,000 भी कमीशन दे के जा रहे हैं तो सोचिए। और बदले में इन देशों के कॉलेजों से कमीशन की मोटी रकम वहां से भी वसूलते हैं। इनके चक्कर में फंसकर भी मेडिकल स्टूडेंट विदेश पढ़ाई के लिए चले जाते हैं। मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश जाने से कितना पैसा बाहर जा रहा है यह भी आपको देखना चाहिए। अगर आप मान लीजिए, थोड़ा सा मान के चलिए, विदेश जाता पैसा, इसको देखिए। अब आप अगर मान लीजिए सालाना 20,000 छात्र बाहर जाते हैं, हमने एवरेज लगाया कि 20,000 छात्र बाहर गए, ये एवरेज लिया हमने, एवरेज सालाना, और 5 साल के कोर्स के हिसाब से करीब 1 लाख छात्र बाहर पढ़ रहे हैं। 20 इंटू 5 हो गया, यानी कि 1 लाख छात्र हो गए 5 साल में। 5 साल में बाहर पढ़ रहे हैं, ठीक है। 5 साल में 20-20 हजार का एवरेज लिया तो 1 लाख हो गया ना। अगर हर छात्र पर सालाना औसत खर्च 5 से 6 लाख रुपए भी है, 5 से 6 लाख, तो करीब 7,500 करोड़ रुपए ये बाहर जा रहा है। सोच लीजिए, इतना पैसा विदेश जा रहा है। इसलिए कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने प्राइवेट सेक्टर से अपील की कि वो मेडिकल फील्ड में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। सुनिए पीएम ने क्या कहा। चाहूंगा खास करके प्राइवेट सेक्टर के साथियों से, आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, खास करके मेडिकल एजुकेशन के लिए दुनिया के छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं। वहां लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, फिर भी जा रहे हैं। देश का अरबों खरबों रुपया बाहर जा रहा है। क्या हमारे प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में इस फील्ड में नहीं आ सकते? क्या हमारी राज्य सरकारें इस प्रकार के काम के लिए जमीनों को देने में उम्दा नीतियां नहीं बना सकती हैं, ताकि अधिकतम डॉक्टर्स हमारे यहाँ तैयार हो, पैरामेडिक्स तैयार हो? इतना ही नहीं, हम दुनिया की मांग पूरी कर सकते हैं। हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसका लाभ इस क्षेत्र में हम बहुत, हमारे डॉक्टरों ने पिछले 4-5 दशक से पूरी दुनिया में भारत की इज्जत को बहुत बढ़ाया है। भारत का डॉक्टर जहां भी गया है, उसने उस देश के दिल को जीता है। भारत के डॉक्टर्स की टैलेंट को विश्व का सामान्य से सामान्य नागरिक बहुत अच्छा मानता है। इसका मतलब हमारा ब्रांडिंग हो चुका है। अब हमें योग्य लोगों को तैयार करने में तेजी लानी है। एक तो इस देश में हर चीज के लिए पीएम मोदी को ही बोलना पड़ता है। बाकी भी देखे भाई, आपके ही बच्चे हैं, राज्यों में जमीन दीजिए, सस्ते कॉलेज खुलवाइए, टैलेंट भरा पड़ा है। यूक्रेन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये नहीं है कि वहां पहले से जाते नहीं तो ये फंसते नहीं, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जाने की जरूरत ही क्या है? जब ये मुद्दा खुला है तो इस पे चर्चा हो रही है, तो कम से कम सोचे राज्य सरकारें कि फीस कैसे कम हो, ज्यादा सीट कैसे बढ़े, ज्यादा डॉक्टर कैसे बने। अरे बनेंगे तो कल को हमारे आपके ही काम आएंगे। वैसे 2014 के बाद मेडिकल कॉलेज और सीटें बढ़ी हैं, लेकिन अभी इसे और बढ़ना चाहिए। 2014 में अगर आपको दिखाऊं, 2014 में मेडिकल कॉलेज, एक मिनट इसको थोड़ा उल्टा करता हूं। मेडिकल कॉलेज देखिए 2014 में कितने थे? 387।
2022 में कितने हो गए हैं? 2022 में हम खड़े हैं 596, यानी करीब करीब 209 मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं बीते 7-8 साल। 2014 में मेडिकल की सीट कितनी थी देश के अंदर? 2014 में थी 51,348। आज की तारीख में यह बढ़कर हो चुकी है 88,120 सीट। तो कम से कम 30,000 सीटें तो बढ़ी, 30,000 से ज्यादा। और ये और बढ़ाना होगा। अगर आप ये 2014 और 2022 देख रहे हैं, ये जंप तो है जो वो आप समझिए 50% से ऊपर का है, लेकिन सब मिलके करेंगे तब ना होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में उन छात्रों से मुलाकात की जो यूक्रेन युद्ध के बीच भारत लौटे, और छात्रों ने प्रधानमंत्री से अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान विदेश जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने की मजबूरी पर भी बात हुई। पीएम ने कहा कि अगर पहले की मेडिकल एजुकेशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को पढ़ने के लिए बाहर जाना ही नहीं पड़ता। इन छात्रों और पीएम की बातचीत का एक हिस्सा आपको दिखाता हूं, सुनना चाहिए। हम लोग सो ही नहीं पा रहे थे कि अटैक हो गया, अब हम लोग के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और जब हम लोग स्टडी के लिए गए थे, उसके जस्ट एक हफ्ते बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो उसके बाद मेरी मम्मी इतना ज्यादा पैनिक होती थी हमेशा कि तुम कब आओगी, कैसे आओगी, अब मैं कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो उनके पैनिक होने से मैं भी पैनिक हो जाती थी। तो जैसे ही उनको पता चला कि सरकार ने इतना इंतजाम किया है, आ जाऊंगी, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, आपको इतनी दुआएं दी हैं कि आप हमेशा खुश रहे, आप हमेशा जिए। उसके बाद हम लोग को जरा सी भी दिक्कत कहीं भी महसूस नहीं हुई। हमारा इंडिया इतना अच्छा है कि हमारे फ्लैग के जरिए दूसरे नेशंस के लोग निकल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारा देश मजबूत हो, इन सारी समस्याओं का समाधान उसी में है। उसी प्रकार से मैं तो अभी भी मानता हूं कि हमारे देश में पहले से मेडिकल एजुकेशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। कौन माँ बाप चाहते कि इस छोटी उम्र में अकेले भेज दे? कोई माँ बाप नहीं चाहता। लेकिन हम लगे हैं। देखिए, पहले करीब 300-400 के बीच में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज थी, अब हम करीब 700 तक पहुंच गए हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं। पहले हमारे देश में कोई 80-90 हजार के बीच में सीटें थी, अब पिछले 5 साल में हम उसको 1.5 लाख तक पहुंचा दिया है। यूपी में भी नए 2100 विद्यार्थियों के लिए सीटें बनाई हैं। यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी करीब डबल हो रही है। और मेरी कोशिश है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। जिस प्रकार की कोशिश हम कर रहे हैं, तो शायद 10 साल के भीतर पिछले 70 साल में जितने डॉक्टर बने हैं उतने नए 10 साल में बन जाएंगे जी। इतना बड़ा काम हो जाएगा। तो फिर बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, मजबूरियां खत्म हो जाएगी, परिवार को भी टेंशन नहीं होगा। तो मेरी ये कोशिश है। लेकिन अच्छा है, सबको ये बताइए कि भाई देश के लिए तो कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। समाज का कर्ज कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इस संकट के समय स्वाभाविक है, क्योंकि अगर कोई बच्चा गुस्सा भी करता है तो मैं मानता हूं ये स्वाभाविक है। भाई, इतनी मुसीबत से आया है और इतनी ठंड में इतना चलना, तो ये बहुत स्वाभाविक है। अगर किसी बच्चे को, उसके माँ बाप को भी अगर गुस्सा है, इवन मेरे लिए, तो भी मेरा मत है कि उसका एक गुस्सा जायज है। खैर, जब समझेगा, मन शांत होगा तो फिर प्यार भी करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं भैया। प्रधानमंत्री ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुधार हो रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं। 70 साल में जितने डॉक्टर बने उससे कहीं ज्यादा डॉक्टर अब बन जाएं 7 साल में, 8 साल में, अगले 10 साल में, इसकी कोशिश है। लेकिन मेडिकल एजुकेशन में सुधार के लिए करना क्या होगा? पहला, मेडिकल सीट आपको बढ़ानी है। दूसरा, फीस को अफोर्डेबल करना हो। तीसरा, एजुकेशन क्वालिटी बढ़ानी हो, क्योंकि दुनिया के टॉप 100 मेडिकल कॉलेज में अगर आप देखेंगे,
दुनिया के टॉप 100 में, और ये मेडिकल कॉलेज का बता रहा हूं, भारत का इंडिया के कितने कॉलेज आपको पता है? 0 कॉलेज, टॉप 100 मेडिकल कॉलेज में भारत में। तो इसको सुधारना होगा, और वो कैसे सुधार होगा उस पर सोचना होगा, काम करना होगा। छात्र बहुत हैं जो बनना चाहते हैं, डॉक्टर सेवा करना चाहते हैं, उनको आपको मौका देना होगा, और जितनी उनकी जेब अलाउ करती है उतनी फीस में मौका देना होगा। तो ये तो इलाज की बात हो गई, लेकिन पाठशाला में अब यूपी इलेक्शन का चैप्टर, वहां वोटर अलग इलाज कर रहा है। किसका बताता हूं। यूपी इलेक्शन का छठा राउंड आज कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ आखिरी राउंड बचा हुआ है, जिसमें 7 मार्च को वोटिंग होगी। 403 सीटों में अब तक 349 सीटें जो हैं, अभी तक यूपी के अंदर 403 सीट है, उसमें से 349 सीट जो है वो लॉक हो चुकी है। वोटर ने तय कर दिया कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और अब बची हुई है 54 सीट, मात्र 54 सीट बची हुई है। सवाल यह कि अभी इन 349 में क्या कोई है जिसने 202 का जो जादुई फिगर है उसको हासिल कर लिया है? यूपी इलेक्शन के आखिरी चरण में ममता बनर्जी की भी एंट्री हो गई। ममता बनर्जी बुधवार को वाराणसी पहुंच गई थी, लेकिन वाराणसी पहुंचते ही ममता बनर्जी को वो नारे सुनने पड़े जिसे सुनकर बंगाल में चिढ़ जाया करती। ममता बनर्जी बुधवार को दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होने जा रही थी, तभी रास्ते में उनका विरोध किया गया, जय श्री राम के नारे लगाए गए। उसके बाद दशाश्वमेध घाट पर भी ममता का विरोध हुआ और उन्हें काले झंडे दिखाए गए। विरोध के कारण ममता बनर्जी ने घाट की सीढ़ियों पर बैठकर गंगा आरती देखी। आज ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव के साथ रिंग रोड के किनारे संयुक्त रैली की और विरोध प्रदर्शन का जवाब देते हुए कहा कि वो डरने वाली नहीं है। थोड़ा बीजेपी का वर्कर जिसको दिमाग में कुछ नहीं है, फोड़ना तोड़ना छोड़ के और कुछ नहीं है, और मेरे को गाड़ी रोक दिया, मेरे को गाड़ी में डंडा मारा, मेरे को गाड़ी में धक्का मारा और मेरे को बोलता है आप वापस जाओ। तो मैंने सोचा कि ये लोग गया, ये पूरा विदाई और चला गया। राजनीति को चल बसी, उसको हारना मौजूद है। ममता बनर्जी को यूपी में अखिलेश यादव शायद इस कोशिश के साथ लाए हैं कि मुस्लिम वोटों का रुझान जो है वो उनकी तरफ कंसोलिडेट हो जाए। पूर्वांचल में भी कहा जा रहा है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां 10 से ज्यादा प्रतिशत मुसलमानों की आबादी है या वहां पर वोट है। लेकिन क्या ये होगा, या ममता बनर्जी के बंगाल में जो हुआ था उसको याद करके वोटर छिटक जाएगा, ये बड़ा प्रश्न है। आज पाठशाला में